पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बताया क्या क्या था। फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम, फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम में बताया गया था फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे के द्वितीय नियम के बाद बताया गया था फैराडे नियतांक, फैराडे नियतांक के बाद पुनः उसके बाद बताया गया था क्या आपको धारा दक्षता। इतनी चीजें बता दी गई थी, धारा दक्षता तक आप लोगों को बता दिया गया था। अब आपको पढ़ना है वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग। जो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है उसका अनुप्रयोग क्या क्या होता है। हेडिंग डालिए, वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग, वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग। इसका अनुप्रयोग क्या क्या होता है। देखिए, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया का, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया का औद्योगिक स्तर पर उपयोग किया जाता है। औद्योगिक स्तर पर उपयोग किया जाता है पहला क्या करने में, विद्युत लेपन में। विद्युत लेपन में, विद्युत लेपन क्या है आपको पता होना चाहिए। आप लोग एक एग्जांपल बताते हैं, आपको पता होना चाहिए कि साइकिल की रिम देखते हैं, वो लगती है कि जैसे इसके ऊपर निकिल है, पूरा का पूरा इतना चमकती है, इतना चमकती है कि जैसे लगता है पूरा पूरा रिम क्या है, वो निकिल है। लेकिन एक्चुअल में वो निकिल नहीं होती, होती क्या है, वो आयरन होती है। क्या होती है, आयरन होती है। तो लगता क्यों ऐसा है, ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उसके ऊपर निकिल की क्या चढ़ी हुई है, परत चढ़ी हुई। और क्यों चढ़ी हुई है, उसके ऊपर निकिल की परत क्यों चढ़ी हुई है, क्योंकि आयरन एक सक्रिय धातु है जिसके कारण नमी मतलब कि जल और वायु के साथ आसानी से अभिक्रिया करके जंग का निर्माण कर लेगा और उसका संचरण होने लगेगा, जंग लगने लगेगा उसके ऊपर। अब जब उसके ऊपर जंग लगने लगेगा तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, वो खत्म होने लगेगा और जल्दी से नष्ट हो जाएगा। तो हमारी साइकिल की रिम कमजोर हो जाएगी। यही होगा कि नहीं होगा। इसीलिए क्या करते हैं कि उस आयरन जो सक्रिय धातु है उसके ऊपर निष्क्रिय धातु की क्या चढ़ा देते हैं, परत चढ़ा देते हैं। और परत चढ़ाई किसके द्वारा जाती है, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा चढ़ाई जाती है। हमने बताया था वैद्युत अपघटन में कि जब किसी इलेक्ट्रोडों को वैद्युत अपघट पदार्थ में रख करके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो पदार्थ जा करके उसके ऊपर निक्षेपित हो जाते हैं। निक्षेपित का मतलब क्या समझते हैं, लग जाते हैं, चिपक जाते हैं। इसी तरीके से आयरन को इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, उस साइकिल की रिम वाले भाग को क्या बनाया जाता है, इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। और निकिल सल्फेट या निकिल के साल्ट का जलीय विलयन बनाया जाता है, निकिल के साल्ट का जलीय विलयन बनाया जाता है। फिर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो निकिल जाकर के उस रिम के ऊपर क्या हो जाता है, लग जाता है, जिसके कारण लोहे के ऊपर निकिल की क्या चढ़ जाती है, परत चढ़ जाती है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को कौन सी प्रक्रिया कहते हैं, हम वैद्युत लेपन की प्रक्रिया कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आर्टिफिशियल गोल्ड आते हैं, आर्टिफिशियल गोल्ड आते हैं, आभूषण आर्टिफिशियल गोल्ड आते हैं तो उसके ऊपर क्या होती है, गोल्ड की परत चढ़ी होती है। इसी प्रक्रिया के द्वारा, कौन से, वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया के द्वारा, मतलब कि वैद्युत लेपन के द्वारा हम कह सकते हैं किसी सक्रिय धातु के ऊपर निष्क्रिय धातु की परत चढ़ाना, निष्क्रिय धातु की परत चढ़ाना वैद्युत लेपन कहलाता है। और वैद्युत लेपन होता किसके द्वारा है, वैद्युत अपघटन के द्वारा होता है। समझ रहे हैं ना। तो लिखिए वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग में लिखिए, वैद्युत अपघटन के अनेक औद्योगिक अनुप्रयोग हैं। अनेक औद्योगिक अनुप्रयोग हैं जिनमें कुछ निम्न है। फर्स्ट नंबर लिखिए वैद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग
इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखिए वैद्युत अपघटन द्वारा एक धातु के ऊपर किसी दूसरी परत का लेपन, किसी दूसरी धातु की परत का लेपन एक धातु के ऊपर किसी दूसरी धातु की परत का लेपन क्या कहलाता है? वैद्युत लेपन कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। अच्छा, ऐसा किया क्यों जाता है? आकर्षण दिखने के लिए, आभूषणों में आकर्षण दिखने के लिए, और लोहे पर वस्तुओं पर क्या? संचरण को रोकने। जंग लगने का मतलब क्या? संचरण को रोकने। तो लिखिए आकर्षक दिखने अथवा संचारण को रोकने के लिए कॉपर, आयरन, पीतल आदि वस्तुओं पर सिल्वर, गोल्ड, निकेल, क्रोमियम आदि धातुओं का लेपन किया जाता है। आदि धातुओं का लेपन किया जाता है। अगला लिखिए धातुओं के शोधन, धातुओं का शोधन। दूसरा अनुप्रयोग इसका क्या है? धातुओं का शोधन। शोधन कैसे करते हैं? हमने आप लोगों को बताया था, या हाई स्कूल में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। कॉपर धातु के शोधन के लिए वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। कॉपर की मोटी छड़ें बनाई जाती है। यहाँ पर कॉपर अशुद्ध कॉपर की मोटी छड़ें होती हैं, अशुद्ध कॉपर की मोटी छड़ें होती हैं। इसके बीच बीच में शुद्ध कॉपर की कौन सी छड़ें लगाई जाती हैं? पतली छड़ें लगाई जाती हैं। इसके बीच बीच में कौन सी छड़ी लगाई जाती हैं? शुद्ध कॉपर की पतली छड़ें लगाई जाती हैं। और इसको बना दिया जाता है क्या? आपका एनोड। इसको बना दिया जाता है क्या? आपका कैथोड। ये कैथोड होती है, ये क्या कहता है? आपका एनोड होता है। और इसमें भर दिया जाता है क्या? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन CuSO4 भर दिया जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। ध्यान दीजिएगा, ये भी कॉपर ही है, ये भी कॉपर है, बट कैसा है? आपका अशुद्ध है। और ये भी कॉपर ही है, बट कैसा है? आपका ये शुद्ध है। समझ पा रहे हैं ना? अब इस अशुद्ध कॉपर को हमें क्या करना है? शुद्ध करना है, शोधित करना है। तो कैसे शोधित करते हैं? इसको बना देते हैं एनोड। अशुद्ध कॉपर की प्लेट को शुद्ध कॉपर की प्लेट को बना देते हैं कैथोड। एनोड कैथोड बनाने के बाद क्या करते हैं? इसके बीच में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अशुद्ध कॉपर की मोटी छड़ें गलने लगती है। ये अशुद्ध कॉपर की जो मोटी छड़ें हैं
वो गलने लगेंगे और शुद्ध कापर, इससे निकला हुआ शुद्ध कापर की पतली छड़ों पर क्या होने लगेगा, जमा होने लगेगा और ये मोटी होने लगेंगी और अशुद्धियां नीचे बैठ जाएंगी, जिसे कहा जाता है एनोड पंख। क्या कहते हैं, एनोड पंख। समझ पा रहे हैं हमारी बात को कि नहीं? अशुद्ध कापर की मोटी छड़ों के बीच बीच में शुद्ध कापर की पतली छड़ें लगा दिया जाता है और इसे कापर सल्फेट के विलेन में डुबो दिया जाता है। कापर सल्फेट के विलेन में डुबोने के बाद अशुद्ध कापर की मोटी छड़ों को बना दिया जाता है एनोड और शुद्ध कापर की पतली छड़ों को बना दिया जाता है कैथोड। और एनोड और कैथोड के बीच में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर देखा गया कि अशुद्ध कापर की मोटी छड़ें गलने लगती हैं और गल करके शुद्ध कापर की पतली छड़ों पर क्या होने लगता है, यहाँ पर जमा होने लगता है और अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। और इस विधि के द्वारा 99.9% शुद्ध कापर की प्राप्ति की जाती है। ये किसके द्वारा संभव हुआ, वैद्युत अपघटन के द्वारा संभव है कि नहीं? तो ये तो कापर का शोधन है। इसी तरीके से बहुत से धातुओं का शोधन अलग अलग प्रकार से वैद्युत अपघटन करा करके किया जाता है, अर्थात वैद्युत अपघटन का उपयोग धातुओं के शोधन में भी किया जाता है। समझ गए ना? समझ गए कि नहीं इसको? तो लिखिए धातुओं के शोधन, लिखिए अशुद्ध धातु की मोटी छड़ों को तथा अशुद्ध धातु की मोटी छड़ों को एनोड बनाकर तथा शुद्ध धातु की पतली छड़ों को कैथोड बनाकर धातु के लवण के विलेन में डुबोकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध धातु कैथोड पर जमा होने लगता है। शुद्ध धातु कहां, कैथोड पर जमा होने लगता है तथा अशुद्धियां नीचे बैठ जाती हैं। इस प्रकार शुद्ध धातु की प्राप्ति वैद्युत अपघटन द्वारा किया जा सकता है। वैद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। तीसरा उपयोग इसका कहां है, धातुओं के उत्पादन में। कहां है, धातुओं के उत्पादन में। लिखिए इसमें, लिखिए लिथियम, सोडियम, बेरिलियम आदि धातुओं को लिथियम, सोडियम, बेरिलियम आदि धातुओं को
उनके ऑक्साइडों से वैद्युत अपघटन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। बस इतना उपयोग बहुत है। अब आगे पढ़ना है आपको वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उपयोग तो इसका बहुत सारा है, लेकिन मुख्य उपयोग हमने आपको पढ़ाया है ना। मुख्य उपयोग हमने आपको बताया। अगला पढ़ना है आप लोगों को वैद्युत रासायनिक सेल। वैद्युत रासायनिक सेल किसे कहा जाता है? वैद्युत रासायनिक सेल उस निकाय को कहते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड उसी धातु के लवण के विलयन में क्या होते हैं? डूबे होते हैं। जिसमें दो इलेक्ट्रोड साल्ट में अर्थात लवण के विलयन में, साल्ट के जलीय विलयन में क्या होते हैं? डूबे होते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्या आपका वैद्युत अपघटनी सेल। कौन सा? वैद्युत अपघटनी सेल। और दूसरा होता है आपका गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल। कौन सा? गैल्वेनी सेल, या इसी क्या कहते हैं हम? वोल्टीय सेल कहा जाता है। क्या कहते हैं? वोल्टीय सेल कहा जाता है। तो वैद्युत रासायनिक सेल क्या है? वैद्युत रासायनिक सेल उस निकाय को कहते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक वैद्युत अपघट्ट के विलयन में एक दूसरे से जुड़े विभिन्न अपघट्टों के विलयन में रखे रहते हैं। देखिए, आप समझिए हमारी बात को। वैद्युत रासायनिक सेल कहा किसे जाता है? जैसे यहां पर क्या है, CuSO4 का विलयन है, तो यहीं पर क्या डुबो दिया जाए? कॉपर डुबो दिया जाए। तो ये भी एक वैद्युत रासायनिक सेल का ही एग्जाम्पल है। या एक विलयन यहां पर क्या है आपका? कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4। इसमें एक कॉपर की छड़ डुबोई गई। एक विलयन यहां पर है क्या? आयरन सल्फेट, यह भी SO4 है। और यहां पर किसको डुबोया गया? आयरन की छड़ को डुबोया गया। समझिए हमारी बात। समझ पा रहे हैं ना? कॉपर सल्फेट के विलयन में किसकी छड़ को डुबोया गया? कॉपर को डुबोया गया। फेरस सल्फेट के क्षण में, फेरस सल्फेट के विलयन में किसकी क्षण को डुबोया गया? आयरन की क्षण को डुबोया गया। और दोनों विलयन को किसी ना किसी माध्यम से एक दूसरे से क्या किया गया है? जोड़ दिया गया। तो जो युक्ति हमें मिली, जो प्राप्त हुआ, ये इसे क्या कहेंगे हम? वैद्युत रासायनिक सेल कहेंगे। तो वैद्युत रासायनिक सेल दो तरीके से प्राप्त हो सकता है। जब किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाए, या जब किसी धातु की क्षणों को उसी धातु के लवण में विलयन में डुबो करके दोनों को किसी न किसी माध्यम से क्या कर दें? जोड़ दें। इसे साल्ट ब्रिज बोलते हैं बेटा। ब्रिज का मतलब क्या होता है? जोड़ना ना। ये साल्ट है, ये भी साल्ट है, दोनों को जोड़ने वाला
ये बन गया पथ जिसे साल्ट ब्रिज कहा जाता है, इसमें कोई ना कोई विलयन भरा होता है ना। तब जब किसी धातु के क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबो दिया जाए या विभिन्न धातुओं के क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोने के बाद उनके दोनों को साल्ट को किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे से जोड़ दिया जाए तो जो युक्ति प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है, वैद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। दोनों सेल ही है, ए भी सेल है, ए भी सेल है, बस इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रोड दिखाया गया, अर्ध इलेक्ट्रोड दिखाया गया है। कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर की क्षण को ही डुबोया गया है, लेकिन यहाँ पर पूर्ण सेल है। पूर्ण सेल का मतलब क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर को डुबोया गया, फेरस सल्फेट के विलयन में आयरन को डुबोया गया और दोनों के लवण को किसी न किसी माध्यम से आपस में जोड़ दिया गया। तो एक अर्ध सेल ये, एक अर्ध सेल ये, दोनों को आधा आधा जोड़ दिया गया, क्या हो गया आपका पूर्ण सेल हो गया। तो सेल के बारे में हमने बताया कि सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी धातु की क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में या किसी धातु की क्षण को दो अलग धातुओं के क्षण को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोने के बाद दोनों को किसी साल्ट ब्रिज के माध्यम से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल कहा जाता है। वैद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है वैद्युत अपघटनीय सेल, दूसरा होता है कौन सा आपका गैल्वेनिक सेल या बोल्टियर सेल। समझ गए ना, सेल के बारे में समझ गए ना। तो लिखिए वैद्युत रासायनिक सेल उस निकाय को कहते हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड, सॉरी गलती हो गई भाई, ये अर्धसेल है लेकिन पूर्ण सेल क्या बनेगा, ये जब एक इलेक्ट्रोड और डुबो दिया जाएगा ना, जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक अपघटन के विलयन में या किसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े दो भिन्न वैद्युत अपघट्टों के विलयन में रखे रहते हैं, दो भिन्न वैद्युत अपघट्टों के विलयन में रखे रहते हैं। वैद्युत अपघट्टों के विलयन में रखे रहते हैं। वैद्युत अपघटनीय सेल दो प्रकार के होते हैं। वैद्युत रासायनिक सेल, देखिए वैद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं। नंबर पहला लिखे वैद्युत अपघटनीय सेल, दूसरा लिखे गैल्वेनिक सेल या बोल्टियर सेल। गैल्वेनिक सेल या बोल्टियर सेल। देर तो नहीं हो रही आप लोगों को, तो पढ़ाने में समय लगेगा।
गैल्वेनिक सेल है वोल्टेज। अगला पढ़िए आप लोग वैद्युत अपघटनीय सेल। वैद्युत अपघटनीय सेल पढ़ना है आप लोगों को कौन सा सेल? वैद्युत अपघटनीय सेल। देखिए नाम से स्पष्ट है, वैद्युत अपघटनीय सेल। वैद्युत अपघटनीय सेल का मतलब क्या? वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया जिस सेल में कराई जाती है उस सेल को कौन सा सेल कहते हैं? हम वैद्युत अपघटनीय सेल कहा जाता है। वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराने का मतलब क्या हुआ? अभी अभी आप लोगों ने देखा वैद्युत अपघटन कई बार कराया गया, तो उसमें हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ रही थी कि नहीं देनी पड़ रही थी? हमें बाहर से विद्युत ऊर्जा उसको देनी पड़ रही थी, तब जाकर के क्या हो रहा था? वैद्युत अपघटन हो रहा है कि नहीं? तो वैद्युत अपघटनीय सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ती है, और बाहर से ऊर्जा देने का मतलब क्या कराने के लिए? वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराने के लिए। मतलब कि वैद्युत अपघटनीय सेल एक ऐसा सेल होता है जिसमें हमें वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराने के लिए बाहर से हमें वैद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। तो इस प्रकार के सेल को कौन सा सेल कहा जाता है? वैद्युत अपघटनीय सेल कहा जाता है। कौन सा सेल कहते हैं? वैद्युत अपघटनीय सेल। तो हेडिंग बनाइएगा आप लोग, वैद्युत अपघटनीय सेल। वैद्युत अपघटनीय सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लिखिए, जिस सेल में बाह्य स्रोत से वैद्युत ऊर्जा देने पर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है। वैद्युत अपघट्टों के विलयन का वैद्युत अपघट्टों के विलयन का वैद्युत अपघटन वैद्युत अपघटनीय सेल में कराया जाता है। वैद्युत अपघटनीय सेल में कराया जाता है। किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया और कैथोड पर अपचयन क्रिया होती है। अपचयन क्रिया होती है। देखिए, ये है आपका कौन सा? वैद्युत
अपघटनी सेल। कौन सा सेल है ये? वैद्युत अपघटनी सेल। इस सेल में क्या हुआ है, जिंक की क्षण को जिंक क्लोराइड के विलयन में डुबोया गया है। जिंक की क्षण को किसमें डुबोया गया है? जिंक क्लोराइड के विलयन में डुबोया गया। एक को बनाया गया एनोड, दूसरे को बनाया गया क्या? कैथोड। एनोड और कैथोड के बीच में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या किया कि देखा गया कि निगेटिव चार्ज, मतलब कि क्लोरीन, निगेटिव आवेश मतलब कि क्लोरीन किस पर मुक्त हो गया? एनोड पर। और पॉजिटिव चार्ज मतलब जिंक किस पर मुक्त होने लगा? कैथोड पर मुक्त होने लगा। अर्थात वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराई गई। किस प्रकार के सेल को कौन सा सेल कहा जाता है? वैद्युत अपघटनी सेल कहा जाता है। जैसे देखिए जिंक क्लोराइड डुबोया गया, तो जिंक क्लोराइड विलयन है तो Zn2 पॉजिटिव और 2Cl निगेटिव होगा ना। टूटेगा इसी में कि नहीं टूटेगा। तो मतलब कि जिंक क्या होगा? जिंक 2 पॉजिटिव कहाँ जाएगा? कैथोड पर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और यहाँ पर निक्षेपित हो जाएगा क्या आपका? जिंक। और 2Cl निगेटिव क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गिवन करेगा, अर्थात डोनेट करेगा। तो ये चेंज हो जाएगा किसमें? Cl2 में। और कहाँ पर होगा ये? एनोड पर। कहाँ पर? एनोड। ये कहाँ पर होगा आपका? कैथोड पर होगा। ध्यान दीजिएगा ये प्रक्रिया कौन सी होगी यार? हाँ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा, अपचयन की प्रक्रिया होगी। अपचयन होगा। ये कौन सी प्रक्रिया होगी? ऑक्सीकरण होगा, है ना। क्या लिखे हैं? हमने यही लिखा है आपको, कैथोड पर अपचयन होता है और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। लिखिए जैसे जिंक क्लोराइड के जलीय विलयन में जिंक क्लोराइड के जलीय विलयन विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जिंक क्लोराइड का वैद्युत अपघटन होकर कैथोड पर जिंक और एनोड पर क्या मुक्त होता है? क्लोरीन गैस मुक्त होती है। नोट कर लीजिए रिएक्शन, इसको पूरा यहां से यहां तक चित्र सहित रिएक्शन सहित पूरा नोट करिए तुरंत। एक मिनट इतना छोड़ करके, स्पेस छोड़ करके नीचे स्टार लगाइए। बता रहे इतना लिखने तक का छोड़ करके नीचे स्टार लगाइए, लिखिए। देखिए वैद्युत अपघटनी सेल की एक विशेषता जानिए। क्या कैथोड ऋण ध्रुव होता है और एनोड धन ध्रुव होता है। अभी एक ऐसा सेल आएगा जिसमें दोनों परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा सेल आएगा जिसमें एनोड ऋण ध्रुव हो जाएगा, कैथोड धन ध्रुव हो जाएगा। लेकिन वैद्युत अपघटनी सेल की एक विशेषता होती है कि कैथोड क्या होता है आपका? ऋण ध्रुव। और एनोड क्या होता है आपका? धन ध्रुव। क्यों? क्योंकि यह बैटरी के कैथोड बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होता है और एनोड बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा है ना। तो यही पॉइंट लिखे वैद्युत अपघटनी सेल में एनोड धन ध्रुव होता है
क्योंकि यह बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है, क्योंकि यह बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है। और कैथोड ऋण ध्रुव होता है, ऋण ध्रुव होता है क्योंकि यह बैटरी के किस ध्रुव से जुड़ा होता है? ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है, क्योंकि यह बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है। अब इसको पूरा यहां से यहां तक बना डालिए और नोट कर डालिए पूरा। कल पढ़ाएंगे हम आप लोगों को गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल, गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल बताया जाएगा।